नमस्कार सभी लोगों को। और आज मैं हूं आपके सामने साइकोलॉजी का एक नया वीडियो लेकर, और हम कल वाले वीडियो को आज कंटिन्यू करेंगे। उस वीडियो में लास्ट वीडियो में हमने क्या पढ़ा? लास्ट वीडियो में हमने पढ़े थे चाइल्ड डेवलपमेंट के वेरियस स्टेजेस, बाल विकास की विभिन्न अवस्थाओं के बारे में जाना था, जिसमें हमने इन्फेंसी, चाइल्डहुड, एडोलेसेंस के बारे में जाना। उन तीनों चरणों में माँ बाप की क्या वैल्यू होती है, पेरेंट्स को क्या कोऑपरेशन करना चाहिए, क्या क्या बातों को फॉलो करना चाहिए, टीचर्स को क्यों इनके बारे में जानकारी होनी चाहिए, ये सब हम लास्ट वीडियो में समझ चुके हैं। उन तीनों स्टेजेस में टीचर का, पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल रहता है बच्चे को लोअर टू टॉप ले जाने में, या अच्छी हैबिट से गलत हैबिट में ले जाने में, या गलत हैबिट से अच्छी ओर लाने में। ये सारे फैक्ट वर्क करते हैं उन तीनों स्टेजेस के बारे में जानने के बाद। अब हम ये जानेंगे कि उन तीनों स्टेज के साथ जो नए डायमेंशन जनरेट होते हैं, नए आयाम, फिजिकल ग्रोथ जो होती है, फिजिकल डेवलपमेंट जो होता है, कॉग्निटिव या मेंटल डेवलपमेंट जो होता है, इमोशनल सामवेगिक या संवेग वाला डेवलपमेंट जो होता है, और मोटर डेवलपमेंट जिसमें उसकी इंटरनल एक्टिविटीज बिल्डअप होती हैं, उसकी फंक्शन बिल्डअप होते हैं। इन सब का उसकी लर्निंग पर क्या प्रभाव पड़ता है? अगर इनमें कोई चूक हो जाए या अगर ये इफेक्टिव ना हो पाए तो बच्चे की लर्निंग, बच्चे की अधिगम या पढ़ने की क्षमता या उसकी सीखने की क्षमता किस प्रकार प्रभावित होती है, आज हम इस वीडियो में ये जानने वाले हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फोकस कीजिएगा। तो आज मैं लेके चल रहा हूं पहला, फिजिकल डेवलपमेंट नॉट इन वन स्टेज ऑफ चाइल्ड नॉट अ सिंगल स्टेज ऑफ चाइल्ड। मैं इसके अंदर लेके चलूंगा ऑल द थ्री स्टेज के अंदर बच्चों के कौन कौन से डेवलपमेंट होते हैं, और उन डेवलपमेंट के अंदर लर्निंग पर क्या प्रभाव पड़ेगा वो देखेंगे। फिजिकल डेवलपमेंट एंड लर्निंग को आप काउंट कीजिए। इट इज नोन अधिगम इन हिंदी, और इसे शारीरिक विकास कहते हैं। तो फिजिकल डेवलपमेंट की बात करेंगे और उसका अधिगम पर क्या प्रभाव पड़ता है, इन्फेंसी टू एडोलेसेंस। तो फिजिकल ग्रोथ के अंदर अगर बात करें तो फिजिकल ग्रोथ किसी की आप बोल रहे हो तो फिजिकल ग्रोथ यानी शारीरिक वृद्धि में ग्रोथ और डेवलपमेंट में हम अंतर जान चुके हैं। फिजिकल ग्रोथ इन्वॉल्व्स इंटरनल या इनर एंड आउटर ग्रोथ, यानी कि जो बाहर और अंदर जो ग्रोथ हो रही है उस सभी ग्रोथ को आप फिजिकल ग्रोथ में काउंट करोगे। अंदर बोले तो ऑर्गन की, आपको शरीर बढ़ता हुआ दिखाई देता है, बाहर से आपको हाइट बढ़ती हुई दिखाई देती है, लेकिन आपको इंटरनल ऑर्गन में क्या चेंजेस आए वो नजर नहीं आते हैं। तो ये फिजिकल ग्रोथ का मतलब इंटरनल और आउटर, अंदर और बाहर दोनों की ग्रोथ है, और ये आपको समझना चाहिए। हाइट आपको बढ़ती हुई नजर आती है, ये मैंने अभी आपको बताया। अब फिजिकल ग्रोथ की अगर बात करें तो उसका भी अपनी एक बहुत बड़ी वैल्यू है। हम ये नहीं कह सकते कि शारीरिक विकास की बच्चे के ओवरऑल डेवलपमेंट में वैल्यू नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण आयाम यही है, वन ऑफ द बेस्ट डायमेंशन जो बच्चे को बहुत प्रभावित करता है। तो मैं बता दूं, फिजिकल ग्रोथ या फिजिकल डेवलपमेंट हैज a valuable part, the most valuable part in child's overall development। आप बच्चे के किसी भी विकास की बात कर लो, जितने भी अलग अलग डायमेंशन की बात कर लो, उसका जो ऊपर ओवरऑल यानी संपूर्ण विकास जो होगा, उसका पूरा विकास जो होगा बच्चे का, उसमें बहुत ज्यादा योगदान रहेगा शारीरिक विकास का। बहुत बड़ा योगदान रहता है फिजिकल डेवलपमेंट का। फिजिकल डेवलपमेंट में अगर मैं काउंट करूं तो बच्चे की न्यूट्रिएंट्स क्या क्या है, एक परिवार में उसे भोजन क्या क्या मिल रहा है, कंपेयर कर लीजिए। हम अपने परिवार के बच्चों को अच्छे से अच्छा भोजन देना चाहते हैं और उससे उनकी ग्रोथ दिखाई देती है, और वो फिजिकल ग्रोथ जब अच्छी होती है, जब खाना अच्छा खाते हैं तो उनका पढ़ने में मन लगता है, फिजिकल एक्टिविटी में मन लगता है। और वहीं दूसरी ओर किसी परिवार में बच्चे को ऐसा भोजन दिया जा रहा है जिसमें प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं है, या जिसे हम बोलते हैं परफेक्ट फूड, या जिसे हम बोलते हैं बैलेंस डाइट, वो बच्चे को नहीं मिल रही है। अगर वो नहीं मिल रही है, बहुत सी फैमिली ऐसी है जिन्होंने फ्रूट, अगर मैं आपको रियलिटी बताऊं तो ऐसे भी परिवार हैं, ऐसे भी आज जगह हैं जहां पर फ्रूट देखे वो महीना हो जाता है बच्चों को। तो वहां के बच्चों की अगर कंपेटिबिलिटी अपने बच्चों से करते हैं, या वहां के बच्चों की कंपेटिबिलिटी यहाँ के बच्चों से करते हैं, तो ये बेमानी बात है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो फिजिकल डिसेबिलिटीज लेके पैदा होते हैं।
या अगर वो फिजिकल डिसेबिलिटी लेके पैदा नहीं हुए तो वो डिफॉर्मिटीज आगे जाके बन जाती हैं जब उन्हें प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलते। तो अगर प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं है, आपकी विकास की पहली स्टेज जो फिजिकल डेवलपमेंट है वही बिखर गई, वही ठीक नहीं हो पाई, तो आप बाकी किसी और के बारे में तो बात कर रहे ना। तो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, फिजिकल डेवलपमेंट ओवरऑल डेवलपमेंट है और उसका बहुत बड़ा योगदान रहता है, जिसमें मैंने बोला इट इज बैलेंस डाइट जिसे बोलते हैं, इसका इफेक्ट रहता है, या प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स मिलने चाहिए। न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे यानी हिंदी में बोलूं तो पोषक तत्व मिलने चाहिए बच्चों को। प्योर पोषक तत्व जो 5 होते हैं वो सब अच्छे फूड मिलने चाहिए। यहाँ पर उन्हें संतुलित आहार मिलना चाहिए। भोजन में जो जो पदार्थ चाहिए वो सब उन्हें अगर मिलते हैं तो ऐसे बच्चों का डेवलपमेंट फिजिकल अच्छा होता है, और जिनका फिजिकल डेवलपमेंट अच्छा होता है उनके बाकी डेवलपमेंट कहीं ना कहीं एक बात कह सकते हैं आप कि वो कहीं अच्छी तरफ चल देगा। मैं इसे ये नहीं कहूंगा कि फिजिकल डेवलपमेंट बाकी डेवलपमेंट तय कर देता है, नहीं, लेकिन फिजिकल डेवलपमेंट का अच्छा ना होना बाकी डेवलपमेंट को प्रभावित कर देता है। एग्जांपल के लिए मान लीजिए क्लास के अंदर एक बच्चा बैठा हुआ है और उसका पैर इंजर्ड है या उसके पैर में कोई घाव है। आप क्लास में बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, आप क्लासरूम के माहौल को बांध के रखे हुए हैं, क्या आप उस बच्चे को वहां क्लासरूम में अच्छा टाइम या अच्छा माहौल दे पाएंगे? अपने आप से पूछेगा, जवाब ना आएगा। क्यों? क्योंकि आप उसके पेन को क्योर नहीं कर पा रहे। वो पेन उसके है, वो आपकी मिस्टेक नहीं है, कहीं ना कहीं उसके उस पेन की वजह से, उस फिजिकल हार्म की वजह से, और बाकी जो आप दे रहे हो वो भी उस तक नहीं पहुंच पा रहा। तो मैंने क्या बोला, चाहे वो मेंटल डेवलपमेंट हो, चाहे वो इमोशनल डेवलपमेंट हो, चाहे वो मोटर डेवलपमेंट हो, चाहे वो सोशल डेवलपमेंट हो, ये सारे डेवलपमेंट वहीं फेल हो जाते हैं या उनकी दर धीमी पड़ जाती है अगर बच्चे की इस डेवलपमेंट में कमी दिखाई देती है। अगर बात करें कौन कौन से फैक्टर्स, तो आप सबको मालूम है, हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट यानी बात करें तो वंशानुगत बातें, वंशानुगत जो चीजों से मिली हैं, और वातावरण से या जिस परिवार में वो रह रहा है, जिस माहौल में, वहां जो उसे मिला है, वो सब फिजिकल डेवलपमेंट पर प्रभाव डालता है। फिजिकल डेवलपमेंट पर एनवायरनमेंट का और हेरिडिटी का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है और वो आप सबको मालूम होना चाहिए। एक गरीब परिवार में पैदा हुआ बच्चा जिसके माँ बाप को प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाए हैं, उनकी संतान को आप कैसी अच्छी ग्रोथ मान लोगे या अच्छा डेवलपमेंट मान लोगे? क्योंकि उनके माँ बाप के अंदर जब प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं थे, पोषक तत्व की प्रॉपर मात्रा नहीं थी, तो बच्चे में कहां से आएगी? दूसरा, अगर बात करें एनवायरमेंट की, तो अगर वो जिस एनवायरमेंट में पैदा हुआ है वहां गंदगी है, स्लमी एरिया है, स्लम है, और यहाँ प्योर जहां हम रहते हैं शुद्ध हवा, मतलब हम रहते हैं, वो मैं एग्जांपल हमकी इसलिए दे रहा हूं, जो स्लम एरिया में रहने वाले लोग हैं उनकी तुलना में हम अच्छे फिजिकल डेवलपमेंट वाले काउंट किए जाते हैं। हम उनकी तुलना में वैसे अच्छे नहीं है, वैसे बोले तो हम उनकी तुलना में अगर मैं बात करूं, इम्यूनिटी पावर उनकी ज्यादा अच्छी होती है, जो रोड पे लोग रहते हैं, जो खेतों में काम करते हैं, लेकिन घरों के अंदर सेफ रहने वाले, अपने घर के साफ रखने वाले, जो इसका ख्याल रखते हैं, उन लोगों की फिजिकल डेवलपमेंट को अच्छा देखा गया है कंपेयर टू वो जिनको अच्छा माहौल या अच्छा एटमोस्फियर नहीं मिला। इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा हेरिडिटी और एनवायरमेंट बहुत जरूरी है बच्चे की ग्रोथ को तय करने के लिए, डेवलपमेंट को तय करने के लिए। फिजिकल ग्रोथ ही तय करती है इसकी बच्चे की क्या इंटरेस्ट है, उसके क्या इंटरेस्ट है, उसकी क्या इच्छाएं हैं। यानी अगर आपको रुचि जनरेट करनी है उसमें, उसके रुचियों में उसकी जो इच्छाएं हैं, यानी वो जो वे ऑफ लिविंग लाइफ, जीवन जीने का तरीका, यानी उसके रुचियां, उसकी इच्छाएं, उसका जीवन जीने का तरीका, वो कैसे जीना चाहता है, और उसका बिहेव टू अदर्स, दूसरों के साथ उसका व्यवहार, ये सब तय करता है फिजिकल डेवलपमेंट। मैं एग्जांपल देके बता दूं, एक कमजोर बच्चा जो वीकनेस फील करता है, या एक कमजोर बच्चा जिसे सब सूखा सूखा कमजोर, ये काटा है जो भी बोलते हैं, एक बहुत फैटी बच्चा जो बहुत हेल्दी है,
ये सच है। बचपन जब आप समझदार हो जाते हो तो आप लीन बॉडी को लेकर चल लेते हो, जब आप समझदार हो जाते हो तो आप मोटापे को लेकर चल लेते हो। लेकिन जब आप उस स्टेज में होते हो, जब आप बच्चे होते हो, तो आपको ये शब्द जो आपसे बोले जाते हैं, या अगर आपकी बॉडी में प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं है तो आपका ना किसी काम में मन लगता, ना आप कुछ करना चाहते, ना आप लोगों से अच्छी तरह बात करते, आप अंदर ही अंदर चिड़चिड़े होते रहते हो। क्यों? क्योंकि आपका फिजिकल डेवलपमेंट अच्छा नहीं हो पा रहा है, और वो कारण उसका एक ही हो, या तो वो इससे आपको मिला है, या आपको प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स या एनवायरनमेंट अच्छा नहीं मिला है। तो इसको मैं आपको क्यों समझाना चाह रहा हूं, अगर किसी, ये आपको क्यों जानना चाहिए, एक टीचर के लिए फिजिकल ग्रोथ या फिजिकल डेवलपमेंट को क्यों जानना चाहिए, ये सारी बातें आपने समझी। इन सारी बातों को अगर आप ध्यान दोगे, इन सारी बातों में आप क्या पाओगे कि ये सारी बातें बच्चे के इस विकास को प्रभावित कर रही हैं, और जब प्रभावित कर रही हैं तो क्लासरूम के अंदर आप उसका अच्छा इम्पैक्ट, अच्छा प्रभाव ना उसको दे पाओगे, ना उससे अच्छा ले पाओगे। तो एक टीचर को क्या करना चाहिए, एक टीचर को अगर ये नहीं मालूम कि बच्चा फिजिकल वीक है या उसका फिजिकल डेवलपमेंट ठीक नहीं है, तो वो बच्चे से अच्छी तरह बिहेव नहीं करेगा, आप नहीं समझ पाओगे क्लासरूम में वो क्यों एक्टिव नहीं है। अगर आपको इसके बारे में जानकारी है तो आप समझ पाओगे कि इसका पढ़ने में मन नहीं है क्योंकि कहीं ना कहीं इसके पेट में पेन है, इसका पढ़ने का आज मन नहीं है, या मेरी बात को नहीं समझ रहा क्योंकि ये कहीं ना कहीं फिजिकली वीक है। इसका ज्ञान एक टीचर को इसलिए होना चाहिए, कहीं ना कहीं जाने अनजाने में आप ऐसे बच्चों को बैड ट्रीट कर देते हो, बुरी तरह ट्रीट कर देते हो, जो करना अच्छा चाहते हैं लेकिन कहीं ना कहीं परिवार से जो वो लेके आए हैं वो उन्हें प्रभावित करता है, और आप टीचर के तौर पर उसको सपोर्ट ना करके, एक टीचर का कर्तव्य जो बनता है वो ना करके, आप उनके उस फिजिकल अपीयरेंस का या फिजिकल डेवलपमेंट का मजाक उड़ाते हैं, या आप बात ही बात में ऐसा बोल देते हैं जो आपको लगता है आपने हंसी के लिए बोला और उसे वो पिंच करता है या टच करता है। ऐसे बच्चों के विकास से ओवरऑल डेवलपमेंट इफेक्ट होता है, प्रभावित होता है। तो उम्मीद करता हूं फिजिकल डेवलपमेंट में मैंने आपको जो बताया वो आपके समझ में आ जाना चाहिए। एक लास्ट में बता दूं, टीचर शुड बी अवेयर, या टीचर शुड have known about physical development of a student, physical development of students, बच्चे के शारीरिक विकास के बारे में, छात्र छात्राओं के शारीरिक विकास के बारे में टीचर को भी जानना चाहिए, टीचर को पक्की तरह जानना चाहिए, क्योंकि अगर आप उसके डेवलपमेंट के बारे में नहीं जानोगे तो कहीं ना कहीं आप उसके उस पहलू को छोड़ दोगे जिस पहलू से आप उसमें बदलाव ला सकते हो। एक टीचर का इसलिए फर्ज है, इसलिए आपको ये सारे एस्पेक्ट और सारे डायमेंशन बताए जा रहे हैं जिससे आप समझ पाओ कि शारीरिक विकास कैसे प्रभावित करता है। और अगर आप शारीरिक विकास को नहीं समझते हो या उसमें इंटरेस्ट नहीं लेते हो तो आप किस प्रकार बच्चे को अपना बेस्ट नहीं दे पा रहे, और आप अपना बेस्ट देकर भी उसका बेस्ट नहीं निकाल पा रहे। तो उम्मीद करता हूं ये डेवलपमेंट के इस फैक्टर को आप समझ पाए होंगे। और मैंने अभी अभी बोला फिजिकल डेवलपमेंट बेस है बाकी डेवलपमेंट का, तो बाकी डेवलपमेंट में आप अपने आप इस चीज को बांध के समझ के देख पाएंगे कि बच्चे का इंटरेस्ट ही तभी जनरेट होता है जब वो फिजिकली फिट होता है, उसका खेलने में मन लगता है, बच्चों के साथ घूमने में मन लगता है, लंच करने में मन लगता है, क्लासरूम के अंदर मन लगता है, कहीं भी उसे आप ले जाओ उसका हर जगह मन लगता है, अगर वो खुद को फिजिकली डेवलप पाता है तो। और ये सारा काम आपको समझ में आना चाहिए। अब दूसरे की अगर बात करूं तो सेकंड वन इज कॉग्निटिव या मेंटल डेवलपमेंट। दूसरा जो चरण है इसका, या दूसरा जो आयाम है जिसको आपको या हमको समझना है वो है कॉग्निटिव। और इस वर्ड को बार बार बोल चुका हूं, जहां भी ये वर्ड आएगा इसको आप लेंगे संज्ञानात्मक, संज्ञानात्मक, और जहां भी संज्ञानात्मक वर्ड आएगा उसको आप लोगे बुद्धि, आम भाषा में, हमारी भाषा में। कॉग्निटिव और मेंटल डेवलपमेंट एंड लर्निंग, मेंटल डेवलपमेंट समझ में आ जाना चाहिए। संज्ञानात्मक विकास और लर्निंग पर उसका क्या प्रभाव पड़ता है। पहले हम समझेंगे कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता क्या है। जितनी भी मेंटल एबिलिटी होती है किसी बच्चे की, जितनी मेंटल उसकी कैपेसिटी होती है जिससे वो किसी माहौल में अपने आप को एडजस्ट करा लेता है, किसी भी माहौल में अपने आप को सर्वाइव करा लेता है। कॉग्निटिव बौद्धिक विकास जिसका बहुत बड़ा पहलू है बाकी विकास के ऊपर, इसका भी डिपेंडेबिलिटी है। कैसे? मैंने बोला ऑल द एबिलिटीज एंड कैपेबिलिटीज
कैपेबिलिटीज ऑफ एनीवन और चाइल्ड, किसी की भी चाइल्ड की, ठीक है, बाय विच वन कैन सर्वाइव और एडजस्ट इन एनी प्रॉब्लम, इन एनी कंडीशन। यानी उन क्षमताओं या उन योग्यताओं का विकास जिसके द्वारा कोई भी सर्वाइव यानी जीवन यापन कर सके, एडजस्ट समायोजन कर सके, हिंदी में लिख दे रहा हूं, यही वर्ड एक टिपिकल होगा, मतलब जिसका हिंदी सब समायोजन, वह अवस्थाएं, वह क्षमताएं, वह योग्यताएं जिससे वो सर्वाइव कर पाए, समायोजित कर पाए अपने आप को, उन सबको आप मेंटल या कॉग्निटिव डेवलपमेंट में रखोगे। इनका प्रयोग कर इन एबिलिटीज का यूज करके, इन कैपेबिलिटीज का यूज करके वो सारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेता है जो उसके आसपास आ रही होती है। ये बौद्धिक ज्ञान है, ये बौद्धिक विकास है। अब बात आती है कौन कौन सी बातें प्रभावित होती हैं बौद्धिक विकास के अंदर। तो अगर कोई बच्चा कल्पना कर पा रहा है, इमेजिनेशन, जितने भी बच्चे इमेजिनेशन कर लेते हैं, जिनकी मेमोरीज जिसके पास है, शार्प मेमोरी वाले हैं, जिनकी मेमोरी शार्प है, जो बातों को याद रखते हैं, आप पूछो तो आपको जवाब देते हैं, उन्हें याद रहता है, जो ठीक तरीके से टीचर को और अपने आसपास के माहौल को ऑब्जर्व कर पाते हैं। मैं दोबारा बता दूं, कल्पना शक्ति, याद करना या स्मरण करना, इसका मतलब ऑब्जर्व करना या निरीक्षण करना जिसे बोल सकते हैं। ये सारी बातें मैं हिंदी में लिख दे रहा हूं। कल्पना करना, ये क्या है, बौद्धिक फैक्टर्स हैं, कॉग्निटिव। स्मरण करना, मेमोराइज, मेमोरीज लिखा है, मेमोराइज, इसको बोलेंगे हम निरीक्षण करना। ये क्या बता रहा हूं मैं आपको, ये बता रहा हूं मैं आपको, ये सारे फैक्टर्स हैं, ये सारे वो फैक्टर्स हैं जिनको आप कॉग्निटिव डेवलपमेंट में रखा जाता है। डिसीजन मेकर कोई है, अगर कोई डिसीजन ले पाता है, डिसीजन लेने वाला, या प्रॉब्लम सॉल्विंग किसी का कॉन्सेप्ट है, कोई समस्या को समाधान कर पा रहा है, ये सब तभी हो सकता है जब किसी बालक का हुआ हो अच्छा मानसिक विकास। इसको मैंने बोला निर्णय लेने वाला, मैं हिंदी में इसलिए लिख रहा हूं कहीं किसी को कोई समस्या ना आए, लेने वाला। समझिए मेरी बात को, मैंने क्या लिखा, इमेजिनेशन, मेमोरीज, ऑब्जर्वेशन, डिसीजन मेकर, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये सब बच्चे के कॉग्निटिव डेवलपमेंट को बताते हैं। इन सारी बातों से एक टीचर जस्टिफाई कर सकता है कि हाँ, अगर बच्चा ये कर रहा है, ये सब उसके थ्रू हो रहा है, तो उसका ये मेंटल डेवलपमेंट या कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो रहा है। और एक टीचर के लिए इन सब का जानना बहुत जरूरी है। एग्जाम्पल के लिए बोलूं तो बच्चों के अंदर ये न्यूट्रल होता है, इन्फेंट में कॉग्निटिव डेवलपमेंट नहीं होता, इन्फेंट का कॉग्निटिव डेवलपमेंट नहीं होता, लेकिन जैसे जैसे वो बढ़ते जाते हैं उनके अंदर ये क्षेत्र बढ़ता जाता है। मैं क्या बताना चाह रहा हूं, इन्फेंट का कॉग्निटिव डेवलपमेंट काउंट नहीं किया जाता, फिजिकल ग्रोथ होती है, ब्रेन का यूज, ब्रेन का विकास तो बहुत हो जाता है इन्फेंट स्टेज में, ब्रेन का अधिकतम विकास होता है, पर यूज करना नहीं आ पाता है, यूज करना नहीं होता। इसलिए मैंने आपसे बोला इन्फेंट स्टेज के बाद जितनी स्टेजेस हैं उनमें ये कॉग्निटिव या मेंटल डेवलपमेंट आप टीचर को देखना चाहिए, क्योंकि ये उसको बहुत सपोर्ट करता है इन सब के बारे में जानने के लिए। तो अ टीचर, वही बात बोलूंगा, अ टीचर शुड हैव वेल नोन, टीचर को भली भांति वेल नोन अबाउट ऑल द बेसिक फैक्ट्स ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। मैं दोबारा बोल दूं, एक शिक्षक होने के नाते आप बच्चे के केवल शारीरिक नहीं, आपको उसका मानसिक विकास भी देखना होगा। अब मालूम है होता क्या है, विचार ये आता है हम इतनी हेडेक लें क्यों भाई, हम इतनी हेडेक क्यों लें, हमें इतनी हैतोबा करने की जरूरत क्या कि उसका फिजिकल ग्रोथ भी देखें, उसका फिजिकल डेवलपमेंट के साथ कॉग्निटिव भी देखें, उसके बाद आगे जो आएंगे वो चीज भी देखें, क्यों देखें वो। मैं आपको ये इसलिए बोल रहा हूं कि बहुत से टीचर्स के माइंड में ये आता है कि उन लोगों ने टीचिंग को
पैशन ना मान के प्रोफेशन मान के ज्वाइन कर लिया है। प्रोफेशन का मतलब क्या होता है, उनको वहां से सैलरी मिलती है, उनको पता है मेरा व्यवसाय है, बस दैट्स इट। पैशन जिनका होता है, जिनको कुछ अपने आप को प्रूव करना होता है, और जिनका आप कॉग्निटिव या मेंटल डेवलपमेंट चेक कर रहे हो, जिनसे निकलवाना होता है उनका बेस्ट, तो वो लोग एफर्ट देते हैं, तो वो लोग मेहनत करते हैं, उनकी बारीकी को भी समझते हैं, घर पे भी मिल के आते हैं, उनके पेरेंट्स से मुलाकात करते हैं, उनके भाई बहन से मिल के आते हैं, उनकी हर बारीकी को ऑब्जर्व करते हैं। और ये एक टीचर का सबसे पहला फर्ज होता है कि वो बच्चे के हर आयाम को ध्यान में रखे। हर आयाम को ध्यान में रखकर ही आप बच्चे के साथ एक अच्छा रिलेशन बिल्डअप कर पाओगे, और आप बच्चे के साथ क्या करना है, कैसे करना है, हमें क्या नहीं करना चाहिए, किस तरह ट्रीट करना है, उसके लिए सिलेबस कौन सा यूज करना है, ये सारी स्ट्रेटेजी हमारी क्या रहेगी, ये सब कॉग्निटिव डेवलपमेंट ही तय कर पाएगा। तो एक टीचर को इसके बेसिक फैक्टर जानना चाहिए। इट हेल्प हिम यानी ये डेवलपमेंट अगर जान लेगा तो ये टीचर को हेल्प करेगा टू सपोर्ट अ चाइल्ड एज मच एज ही वॉन्ट्स टू सपोर्ट हिम। एज मच एज ही वॉन्ट कैसे रखते हैं, टू सपोर्ट छोड़ते हैं, यानी अगर वो इनके बारे में जान लेता है, इन बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में जान लेता है, जो अच्छे टीचर की बात कर रहा हूं, जिनको टीचर अच्छा बनना है लेकिन कह रहे हैं बेसिक छूट रहा है हमसे, तो अगर वो इसके बारे में जान लेते हैं तो जितनी आप हेल्प करना चाहते हो बच्चे से, जितना आउटपुट लेना चाहते हो, आप उससे अच्छा निकलवा पाओगे। क्योंकि अगर आपको मालूम चल गया कि व्हाट इज द मेथड जिसके द्वारा मैं इसे पढ़ाऊं, क्या मेथड यूज करूं, व्हाट मेथड शुड आई यूज व्हेन आई एम गोइंग इनसाइड द क्लासरूम, जब मैं क्लासरूम में पढ़ाऊंगा, मैं क्लासरूम में जा रहा हूं, मुझे कौन सी मेथड यूज करनी है, मुझे कौन सी टेक्निक यूज करनी है। मेरी क्लासरूम में कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जिनको ये चीज ऐसे समझ में नहीं आती, तो क्यों ना ऐसे यूज करूं। तो एक कॉग्निटिव डेवलपमेंट जब बच्चों का जस्टिफाई कर लोगे, तब क्लासरूम में आप अपना बेस्ट दे पाओगे और उनका भी बेस्ट ले पाओगे। और अगर आप इसको लेते हो, इसको यूज करते हो, दिमाग में रखते हो, तो आप परफेक्ट डेवलपमेंट कर पाओगे बच्चे का, और उसे अच्छा माहौल दे पाओगे। ये कॉग्निटिव डेवलपमेंट तय कर ही, एक एवरेज मानकर ही क्लासरूम का जो सिलेबस है वो तय किया जाता है। वो मान लेते हैं भाई क्लास 5 का बच्चा इतना या क्लास 6 का बच्चा इतना तो होना चाहिए। अब मान लो वो इतना नहीं है, वो तो मान रहे हैं ना, पर हर बच्चा एक जैसा, हर बच्चे की वो सारी चीजें, हेरिडिटी, एनवायरमेंट, ये सब एक जैसा नहीं होता, तो वो विषमताएं लेके आएगा। तो जब उसके अंदर वो डिमेरिट्स होंगी तो आप उसे छोड़ तो दोगे नहीं, साथ लेके चलना है, यही टीचर का फर्ज है। तो आपको इनके बारे में जानना चाहिए। अब मैं बात करूंगा इसी के साथ एक और तीसरा डेवलपमेंट जिसे हम बोलते हैं, आपको जानना चाहिए, इनका बहुत बड़ा योगदान है बच्चे की ग्रोथ में। आप इन्हें अपने आसपास या अपने किसी भी पर्टिकुलर स्टूडेंट को गौर कर इसके बारे में आप जज कर सकते हो। एक किसी भी स्टूडेंट को देखते हुए आप जज कर सकते हो, और अगर आपको इसके बारे में और अच्छी तरह जानना है तो अपने परिवार के बच्चों पर इसे देखकर ऑब्जर्वेशन करके आप पता लगा सकते हो कि क्या ये सारे डेवलपमेंट जो मैं आपको बता रहा हूँ उनसे बच्चों का लर्निंग इफेक्ट होता है या नहीं होता है। जवाब मिलेगा इफेक्ट होता है, अफेक्ट पड़ता है, क्योंकि मैंने आपको बताया ये सब उसी बच्चे के विकास के पार्ट्स हैं। इमोशनल डेवलपमेंट, इसको ही लिखाऊंगा, बाकी आई होप ये चैप्टर के बेसिक चीजें आपको समझ में आई होंगी। इसे बोलते हैं संवेगात्मक या सामवेगिक विकास। संवेग की बात करूं तो गुस्सा, नफरत, घृणा, हंसना, रोना, ये सब संवेग है, ठीक है। या ये बोल सकते हैं संवेग क्या है, इमोशन वो स्टेज है जिससे ह्यूमन का बिहेव प्रभावित होता है। तो इमोशन की बात करूं तो इमोशन इज अ स्टेज, इमोशन यानी ये जो भावनाएं हैं या संवेग हैं वो स्टेज है या वो चरण है विच अफेक्ट, जो प्रभाव डालती है ह्यूमन बिहेवियर, एक चाइल्ड के व्यवहार पर, एक बालक के व्यवहार पर प्रभाव डालना। एक बालक के व्यवहार पर जो प्रभाव डालती हैं वो सारी बातें संवेग कहलाती हैं। जो बालक के व्यवहार को प्रभावित करती हैं वो सारी बातें इमोशन कहलाती हैं। और मेरा मानना है इसका भी बहुत बड़ा योगदान है, बच्चे के डेवलपमेंट में, ओवरऑल डेवलपमेंट में। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अ सिंगल एस्पेक्ट या सिंगल स्टेप ऑफ डेवलपमेंट, वी आर टॉकिंग
ऑल द बेसिक डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड, जिसके अंदर हमने बात की ये क्यों जरूरी है। इसमें आपका अगर मैं बोलूं कोई बच्चा नाराज है, फियर उसका, डर, एंगर गुस्सा उसका, हेट नफरत उसका, प्यार करना उसका, किसी से अफेक्शन या अटैचमेंट बोल सकते हैं, ये सब पार्ट ऑफ इमोशन है। दीज ऑल आर द पार्ट ऑफ इमोशन। ये इमोशन के पार्ट हैं जो बच्चे को प्रभावित करते हैं और बच्चे को इनके साथ बच्चा जब आगे बढ़ता है तो उसकी लर्निंग 100% प्रभावित होती है। ये मैंने लिख दिया, डर, गुस्सा, नफरत, प्यार, लगाव, आश्चर्य होना, ये सारे संवेग के भाग हैं और इनका लर्निंग पर प्रभाव पड़ता है। और आपको क्यों उसके इन सब एस्पेक्ट को जानना चाहिए। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, हम पहले ही बात कर चुके हैं। अगर आपको बच्चे के अंदर क्या चल रहा है, ये क्या चल रहा है, उसका आपके लिए क्या है, आपके साथ क्या है, और आपके साथ अगर उसका वो माहौल नहीं है जो होना चाहिए एक टीचर और स्टूडेंट का, तो आपका ये वाला पार्ट अगर आपने उसका नहीं पढ़ा है या नहीं समझ पाए हो तो आप उसको वो नहीं दे पाओगे जो आप देना चाहते हो। और अगर आप वास्तविकता में उसे देना चाहते हो तो आप उसके इन सारे पार्ट से होकर गुजरोगे, ये गारंटी है। यानी आप उसके गुस्से को भी समझोगे, आप उसके डर के माहौल को भी समझोगे। ये आपको उसके हर माहौल को समझना पड़ेगा, क्योंकि आप जो परिवार के बच्चे ग्रोथ चाहते हो, अपने परिवार के, अपने खुद के बच्चे की जो आप डेवलपमेंट चाहते हो, वही डेवलपमेंट अगर आप दूसरे के बच्चे में देखते हो या स्कूल के अपने स्टूडेंट में देखते हो, एक टीचर के लिए उसका स्टूडेंट बच्चा ही होता है। तो आपको ये समझना होगा। मैं एक लाइन में एक्सप्लेन करूं, फिजिकल एंड कॉग्निटिव डेवलपमेंट both depend on इमोशनल डेवलपमेंट। मैं बताऊंगा कैसे। इमोशनल डेवलपमेंट एक पेरेंट्स के नाते भी आपका ये जानना जरूरी है और एक टीचर के नाते भी आपका जानना जरूरी है कि इमोशनल ग्रोथ और डेवलपमेंट पर, इन दोनों पर इसका भी प्रभाव पड़ता है। मैंने आपको जैसे बोला, एक टीचर जो बच्चे को हिंदी पढ़ाते हैं और एक टीचर जो बच्चे को इंग्लिश पढ़ाते हैं। मैं किसी हिंदी विषय या अंग्रेजी विषय की तुलना नहीं कर रहा हूं, मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाना चाह रहा हूं। इंग्लिश वाले टीचर जब क्लासरूम में जाते हैं, वो जाकर अपने सब्जेक्ट को पढ़ाना शुरू कर देते हैं। उनको बस बच्चे देखकर चुप हो जाते हैं और केवल समझना शुरू कर देते हैं। उनको नहीं पता, टीचर को भी नहीं पता कि आज क्लासरूम का एनवायरनमेंट कैसा है, बच्चों में से कौन बच्चा परेशान है या किसका पढ़ने का मन है या कौन किस प्रॉब्लम को फेस करके आया है। प्रॉब्लम बच्चों के लिए वैसे बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन हो सकता है कोई अपने घर पे पिटाई खा के आया हो सकता है किसी के पापा ने रात को उसे डांटा हो, ये भी हो सकता है उसके पापा मिसबिहेव करते हो, बदतमीजी करते हो। बदतमीजी बोले तो उसके पापा उसे वो वैल्यू न देते हो जो बच्चों को देनी चाहिए, माँ बाप को टाइम न देते हो, वो परेशान है। और एक टीचर और है जो हिंदी या कोई और विषय पढ़ाने जाता है और वो क्लासरूम के जब अंदर जाते हैं तो आप वो क्या पाते हैं, पहले वो बच्चों से वो अपनी बातचीत करते हैं। 35 मिनट का पीरियड है, उन्हें मालूम है कि मुझे 35 मिनट नहीं पढ़ाना, आज मुझे बच्चों के साथ जो मेरा शुरुआत है उसे अच्छा करूंगा और बच्चों से बातचीत करते हैं और उनका ये डेली रूटीन में है बच्चों से बातचीत करना। बदलाव में क्या मिलता है, बदले में ये मिलता है कि बच्चों का कंपेयर करें इंग्लिश वाले टीचर को और हिंदी वाले टीचर को, सिलेबस ये पूरा करा देते हैं। बहुत नाम होता है इनका स्कूल में कि सिलेबस पूरा करा दिया, लेकिन बच्चों के इमोशन ये समझ पाते हैं तो बच्चे इनकी बातों को, यानी हिंदी वाले टीचर की बातों को मानकर इसमें अपना बेस्ट दे रहे हैं और यहाँ वो डरने की वजह से अपना बेस्ट नहीं निकाल पा रहे हैं। वो कितना भी सिलेबस पूरा करा दें। किसी विद्यालय के अंदर एक टीचर का काम मेरे अकॉर्डिंग ये तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि आपको सिलेबस पूरा कराना है, आपको बच्चे की बारीकियों को समझना है। अब बहुत से ऐसे टीचर्स होंगे जो प्राइवेट संस्था में हो या बहुत से ऐसे प्राइवेट संस्था में जो आज पढ़ा रहे हो, वो अब उनके जहन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि जब मैनेजमेंट हमसे कहता है कि सिलेबस कराना है तो हमें क्या कहना है। आप मैनेजमेंट के लिए स्कूल के अंदर नहीं आए हैं, आप बच्चों के लिए आए हैं। तनख्वाह आपको मैनेजमेंट देता है। अगर आपका पोटेंशियल, आपके अंदर वो कैपेबिलिटीज है, आपके अंदर आपकी कैपेसिटी इतनी अच्छी है कि आप अपना बेस्ट देकर बच्चों से बेस्ट निकलवा सकते हो, तो स्कूल का मैनेजमेंट भी आपकी बात सुनेगा। ये बहुत बार देखा जा चुका है कि एक
अकेला सिंगल टीचर जो अपना बेस्ट दे रहा होता है उसकी बात मैनेजमेंट को माननी पड़ती है, क्योंकि स्कूल को वो बेस्ट दे रहा होता है। तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ, आपको बच्चे के इमोशन समझने हैं, जिस तरह एक हिंदी वाले टीचर ने समझे। एग्जाम्पल के लिए मैं हिंदी वाला इसलिए लिया, कहीं कोई नेगेटिव इम्पैक्ट ना लेना। तो अब क्या बोलना चाह रहा हूँ, इसको समझने के बाद आप ये जज कर पाओगे, आपको पेरेंट्स भी बोलेंगे, कई टीचर अपने आप में वो अपने आप को लकी माने, जिनको पेरेंट्स फोन करके बोलते हैं कि मैम या सर ये आपकी बात मान लेता है, हमारी बात सुनता ही नहीं है। तो अगर वो आपकी बात मान लेता है तो इसका मतलब आपने वो कोना छू लिया जो घर वाले नहीं छू पा रहे। उस कोने को छूने का मतलब जानते हैं, उस कोने को छूने का मतलब है कि आपने उसके इन सारे एस्पेक्ट को या इन सारे इमोशन को आपने समझा और आपने उसे वो देना चाहा जो वो आपसे उम्मीद करता है पढ़ाई के साथ। समझ में आ रहा होगा। ये भी उसके, अगर आपने उसका ये वाला माहौल मैनेज कर दिया, ये और ये विद्यालय में तो आप मैनेज कर ही दोगे, विद्यालय में तो आप लगे रहोगे और उसे जस्टिफाई कर पाओगे। टीचर को जानना है व्हाट इज द फियर ऑफ स्टूडेंट। इस क्वेश्चन के अंदर बहुत कुछ छुपा हुआ है। टीचर को ये जानना है व्हाट इज द फियर ऑफ स्टूडेंट, कि बेटा तुम्हारा डर क्या है। अब डर का मतलब ये नहीं, आपको ये जानना है कि वो अगर मैथमेटिक्स नहीं सीख पा रहा उसके पीछे का डर क्या है, अगर वो इंग्लिश नहीं सीख पा रहा उसके पीछे का डर क्या है, बच्चों में घुल मिल नहीं पा रहा उसके पीछे का डर क्या है। क्योंकि हर एक कार्य ना करने के पीछे कुछ ना कुछ रीजन छुपा हुआ है, मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ। एक बच्चा कभी भी वो बच्चा नहीं हो, कितना भी चाहे वो फिजिकल डिसेबल हो मीन फिजिकल एक्टिव ना हो, वो बच्चा बच्चों में जरूर खेलता है, खेलना उसे अच्छा लगता है, लेकिन वो क्यों नहीं जा पा रहा, एक डर है। और वो डर कौन समझेगा, वो डर समझेगा एक टीचर। वो टीचर कौन होगा, वो टीचर जो इसको समझना जानता होगा, जो ये जानता होगा। ये भी एक पहलू है, ये भी चाइल्ड डेवलपमेंट का एक पार्ट है जिसको उसे समझना चाहिए। तो मैं इतना बोलना चाह रहा हूं, अगर आप चाहती हैं एक बैलेंस्ड डेवलपमेंट या बैलेंस्ड डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड, एक बच्चे का संयुक्त क्यों बोलेंगे, इसे बोलेंगे हम संतुलित, एक बच्चे का संतुलित जो विकास है, संतुलित विकास जो है बच्चों, इट डिपेंड्स ऑन बैलेंस डेवलपमेंट चाइल्ड डिपेंड्स ऑन इमोशनल डेवलपमेंट। इस बात को कोई भी नकार नहीं सकता कि अगर बच्चे का इमोशनल डेवलपमेंट आपने नहीं समझा है या आप समझ नहीं पा रहे हैं, तो बिलीव कीजिए आप कहीं ना कहीं उसके विकास के बहुत से चरणों को छोड़ देंगे। फिजिकल और कॉग्निटिव और अच्छा हो जाएगा, फिजिकल और कॉग्निटिव नीचे नहीं जाएगा अगर आप ये वाला संवेग समझ पा रहे हैं। ओवरऑल क्या है, ओवरऑल बच्चे के आपको मैक्सिमम बातों को समझने के लिए इस दौर से गुजरना बहुत जरूरी है। आपको उसका फिजिकल डेवलपमेंट समझ में आना चाहिए, आपको उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट समझ में आना चाहिए, आपको उसका इमोशनल डेवलपमेंट समझ में आना चाहिए, आपको उसका सोशल और मोटर डेवलपमेंट भी समझ में आना चाहिए, जिससे आप उसको जज कर पाओ, जिससे आप उसको पहचान पाओ, जिससे आप उसको उसके अंदर से बाहर निकाल के उसका बेस्ट ले पाओ और अपने आप को एक अच्छा टीचर कहलवा पाओ। तो मैं आपको दोबारा बता दूं, ये सारे डेवलपमेंट के वो पार्ट है जो आपको समझना चाहिए। और इमोशनल डेवलपमेंट पर फैमिली का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है, बहुत बड़ा प्रभाव। टीचर तो आएगा साथ में, लेकिन फैमिली का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। यानी बच्चा फैमिली में जिस परिवार में रहता है उसे वहां पर कैसे ट्रीट किया जाता है, इमोशनली कैसे ट्रीट किया जाता है, इस पर उसका ये डेवलपमेंट डिपेंड करता है। तो आपको समझना चाहिए और आपको नीड पड़ने पर उसके माँ बाप से भी बात करनी चाहिए, क्योंकि पेरेंट्स का आज का फंडा क्या है, हमने बच्चा आपको सौंप दिया है, हम अब उस पर आपको ट्यूशन फी देते हैं। मतलब ट्यूशन बोले तो आप उनके मान लो घर ट्यूशन पढ़ाने जाते हो या आपके यहाँ पढ़ने आता है, तो आप टीचर होने के नाते केवल उस ट्यूशन फीस के लिए मत जाइए। मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ, आप उनको बताइए कि आपको भी इन्हें टाइम देना है, या आपसे बात करे, या आपको बताए अपनी बातें, या आपको जब तक अपनी बातें नहीं बताएगा, जब तक आप इससे बैठ के बात नहीं करोगे, आप बिलीव मानिए बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट किसी भी कीमत पर नहीं हो सकता। मेंटल डिसऑर्डर, फिजिकल डिसऑर्डर से वो बच्चे ज्यादा गुजरते हैं जिनके माँ बाप ने उनको प्रॉपर समय या प्रॉपर टाइम नहीं दिया होता, या उनका उनसे प्रॉपर अटैचमेंट नहीं होता, जो केवल उनको उस टाइम पर जब बर्थडे हो तो बड़े बड़े गिफ्ट ला के दे देते हैं, लेकिन समय नहीं देते।
तो मैं दोबारा बताना चाह रहा हूँ, इमोशनल डेवलपमेंट आपको टीचर को इसलिए जानना चाहिए कि टीचर इमोशनल वो जानकर, इमोशनल डेवलपमेंट के एस्पेक्ट जानकर उसको उसी तरीके से ढाल सकता है। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको एग्जाम्पल से क्लियर कर दूं कि मेरे पर्सनल स्कूल में एक बच्चा है जिसके बारे में ये फेमस था कि अब ये फैक्ट मैंने काफ़ी बार इम्प्लीमेंट किए, दैट्स व्हाई मैं आपको बता रहा हूँ, जिसके बारे में ये फेमस था कि वो बच्चा स्कूल के अंदर 3rd 4th 5th पूरी कर चुका है और 5th के बाद भी वो स्कूल के अंदर आकर स्कूल की चीज़ों को तबाह करता है, उसके बारे में फेमस है। When I entered the school, he was in 5th class, he passed out the school। और उसके बाद जब मैं स्कूल में घर जाता था, लौट के मालूम चलता किसने किया, उसने किया। अंकेश को मैंने बुलाया, अंकेश नाम था उसका, और मैंने बुलाने के बाद उससे पूछा कि बेटा रीज़न क्या है, क्यों करते हो? तो उसने बताया कि सर स्कूल के जितने बच्चे हैं वो स्कूल के निकलने के बाद मुझे स्कूल के अंदर जो पीछे गेम खेलते हैं वह गेम खेलने नहीं आने देते, उन्हें लगता है वो स्कूल उनका है। तो सारे बच्चों से उसकी मीटिंग कराई गई, मैंने पर्सनली मीटिंग हेल्ड की, मैंने उनको बताया कि ये भी स्कूल का पार्ट है। अब क्योंकि स्कूल में सारे बच्चों के बीच में जो ग्रुपिंग थी वो उसको कहना कि प्रताड़ित करती थी, और वो चीज़ हर बच्चे में होती है, किसी ना किसी तरीके से उसके इमोशन हर्ट होते हैं, और उस इमोशन हर्ट को वो कहाँ निकालता है, वो वहाँ निकालता है जहाँ उसे लगता है मेरा बस चलता है, तो वो उनको भी नहीं खेलने देता, कभी पिच खोद गया, कभी कुछ कर गया। तो ये चीज़ जब समझाई गई तो स्कूल में निकलने के बाद भी उसे जब वो वैल्यू दी गई जो शायद उसे नहीं मिल रही थी, चेंज दिखाई दिया है, मुझे चेंज दिखाई दिया है। और आज मेरे स्कूल में मैंने जो बोला ना प्लांटेशन करवाया है, उसका केयर टेकर है, अच्छे केयर टेकर में एक बच्चा है। तो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, ये सारी चीज़ें अपने आप में इम्प्लीमेंट की गई हैं, ये सारी बातें तब आपको बताई गई हैं। दैट्स व्हाई मैं आपसे चाहता हूँ इन सारे विकास के चरणों को आप समझने का प्रयास कीजिए। एक टीचर होने के नाते, आपको एक पेरेंट्स होने के नाते ये बहुत अच्छे एस्पेक्ट है जो आपको जानने चाहिए। एक बात और बोल दूं जाते जाते, सीटेट के एग्जाम की जो डेट अनाउंस हुई है वो 5 जुलाई हुई है, तो मैं मान के चलता हूँ 5 जुलाई को एग्जाम होगा। तो आपको जो मैं कंटेंट दे रहा हूँ, मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ इस बात की कि कंटेंट में जो आपको मैं हर कंटेंट को देने के बाद जो क्वेश्चन दिया करूंगा, जितने भी क्वेश्चंस मैं आपको दिया करूंगा जो इन्हीं कंटेंट से रिलेटेड होंगे, आपको केवल फोकस करना है। आपको सीटेट में साइकोलॉजी, इंग्लिश पेडागोजी, हिंदी पेडागोजी में कोई भी समस्या नहीं आने वाली, ये मैं आपको कमिटमेंट करता हूँ, पहला। दूसरा, आप क्लासरूम के अंदर अपने आप को और चेंज पाओगे, ये भी मेरा आपसे कमिटमेंट है। तो फोकस कीजिए, वीडियोस को ध्यान से देखिए, एक एक चरण को समझिए। कोई डाउट आए तो मुझे कमेंट में लिख के भेजिए, क्योंकि आप जितने भी लोग देख रहे होंगे इन वीडियोस को, वो या तो डीएलएड वाले होंगे या बीएड वाले होंगे या वो अच्छे माँ बाप होंगे, अगर वो पेरेंट्स भी हैं तो भी देखें। तो समझिए इन चीज़ों को और आप चेंज लाएंगे अपने बच्चों के ऑब्जर्वेशन को देखने के बाद। तो उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा, और अगर समझ में आए, अच्छा लगे, लाइक कीजिएगा, आगे भी शेयर कीजिएगा, और बार बार मिलते रहेंगे अच्छे वीडियोस के साथ, अच्छे कंटेंट के साथ। जैसे ही मेरा एक कंटेंट के 2 या 3 टॉपिक्स पूरे होंगे, मैं आपको एक वीडियो दूंगा जिसमें मैं सारे क्वेश्चंस को पूछूंगा, और वो क्वेश्चन भी अपने आप में काफी इफेक्टिव होंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और अच्छी तरह ध्यान देते रहिए। नमस्कार।